दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका सेकंड पार्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि वोल्टेज ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है वितरक ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए ऑप्शन नंबर बी है, पावर ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में शीतलन में अपनाई जाने वाली विधियां कौन सी है, यानी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है या किन किन माध्यम से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सकता है। प्राकृतिक रूप से, तेल द्वारा, जल द्वारा, यानी कि तीनों के द्वारा हम ट्रांसफार्मर को ठंडा रख सकते हैं। तेल, जल और प्राकृतिक रूप से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर में एडी धारा हानि को कम किया जा सकता है। तो एडी करंट, जिसे हम कहते हैं भंवर धारा हानि या फिर एडी करंट को कम किसके द्वारा रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है कोर को पटलित करके, कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाकर, कुंडलियों को सघन करके। तो कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे तो हिस्टेरिसिस हानि कम होगी। और यदि कोर को पटलित, यानी कि इसे कहते हैं लेमिनेटेड, कोर को लेमिनेटेड बना सकते हैं हम, तो उसकी एडी धारा हानि, जिसे हम कहते हैं भंवर धारा हानि, वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हम कोर को पटलित यानी कि लेमिनेटेड बनाकर एडी धारा हानि को कम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन की धातु मिश्रित क्यों की जाती है, यही उद्देश्य है क्वेश्चन का। तो ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज की जाती है ताकि हिस्टेरिसिस हानि को कम कर सके। हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के उद्देश्य से सिलिकॉन स्टील प्रयोग की जाती है। और भंवर धारा हानि, एडी करंट एक ही होता है, इसे कम करने के लिए हम पटलित या लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। मशीन तो अल्टरनेटर और जनरेटर, डीसी मोटर इस प्रकार की होती है, ये एक प्रकार की युक्ति होती है। मशीन का काम होता है ऊर्जा को बदलना, यानी कि एसी को, मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलती है, यानी कि डायरेक्ट करंट में, वैद्युतिक एनर्जी में, वो होता है डीसी जनरेटर। जो वैद्युतिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो होती है डीसी मोटर। तो वो होती है मशीनें, ये होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, युक्ति कहते हैं इसे, डिवाइस है, क्योंकि ये बदलने का काम नहीं करती, एक रूप से दूसरा रूप प्रदान करती है, स्थानांतरण का काम करती है ट्रांसफार्मर, यानी कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलती है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में करने का काम ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है या किस प्रकार की युक्ति है। तो ये स्थैतिक प्रकार की युक्ति होती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थैतिक और एक होती है डायनेमिक। स्थैतिक में मशीन का कोई भी भाग घूर्णन नहीं करता, यानी कि गति नहीं करता, स्थिर रह के ईएमएफ उन्हें काटेगा, और ईएमएफ यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं उन्हें काटती हैं और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। डायनेमिक में एक पार्ट घूमेगा और उसे चुंबकीय बल रेखाएं काटने से ईएमएफ होता है। जैसा कि आपने डीसी जनरेटर में पढ़ा है, उसका आर्मेचर गति करता है और चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर को काटती है, या फिर आर्मेचर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पर ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का होता है कि कोर दोनों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही अलग अलग होती हैं, कोई उनके बीच में संयोजन नहीं होता, किसी भी प्रकार का संयोजन दोनों के बीच में नहीं होता। चुंबकीय बल रेखाएं उन्हें काटकर ईएमएफ इंड्यूस्ड करती हैं। यह है चुंबकीय बल रेखाएं।
तो ये एक प्रकार की स्थितिक युक्ति है, इसमें किसी भी प्रकार का घूमने वाला भाग नहीं होता। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर टाइप, दूसरा होता है बेरी टाइप और तीसरा होता है सेल टाइप। कोर टाइप, बेरी टाइप और सेल टाइप 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं कोर की संरचना के आधार पर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है, यानी कि बढ़ती है या फिर घटती है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, यानी कि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक लपेटे होते हैं और उसमें वोल्टेज बढ़ती है। यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा यानी कि करंट कम होगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा घटती है। इसका फॉर्मूला होता है पावर बराबर V इंटू आई। यदि शक्ति ज्ञात करनी है तो हमें करंट और वोल्टेज की गुणा करनी होती है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है यानी कि करंट घटेगा, डिक्रीज होगा, तो इसमें धारा घटती है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी से अधिक लपेटे हैं, यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज अधिक है और सेकेंडरी में वोल्टेज कम हुआ है, तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी से अधिक लपेटे हैं तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ है, क्योंकि उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक लपेटे हैं, सेकेंडरी में कम है, तो वोल्टेज कम हुआ है और करंट बढ़ा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, तो ऊंचाई को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ेगा, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। वोल्टेज बढ़ता है, करंट कम होता है। पावर होता है, ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। P बराबर V इंटू आई होता है। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है, तो इसका राइट आंसर है वोल्टेज बढ़ेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक में तेल भरा होता है। सिलिका जेल की बात करें तो ये ब्रीदर में भरा होता है। ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, कंजर्वेटर टैंक में भरा होता है तेल। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।